डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने स्वपोषी पोषण के बारे में यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार चार चीज़ें उसको मिलती हैं प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उसके अलावा सूर्य का प्रकाश एंड लास्ट में क्या था, क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती हैं, ये हमने पढ़ा और किस प्रकार से वो स्टार्च बनाता है। और फिर हमने स्टार्च का यानी कि मंड का परीक्षण भी पढ़ा कि पत्ती में हम मंड की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। हमने ये भी पढ़ा कि लाइट उसको ज़रूरी है, ये कैसे पता लगाएंगे, प्रयोग पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, जो ये स्क्रीन पर भी आपके सामने दिखाया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो प्रयोग हमने कल पढ़ा था वो। और उसके अलावा हमने स्टोमेटास के बारे में पढ़ा, रंध्र छिद्रों के बारे में पढ़ा कि उनका कार्य क्या है। जैसे एक तो गैसों का आदान प्रदान आपने पढ़ा कि वो उसका स्टोमेटा का काम है, रंध्र छिद्र का कार्य है, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। आज थोड़ा सा लास्ट पार्ट इसका रह गया था स्वपोषी पोषण में कि पौधों को कच्ची सामग्री कहाँ से मिलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी है। और आवश्यक जल की पूर्ति पौधा कहाँ से करता है, जड़ों और मिट्टी से, पानी उसको मिलता है। और पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये भी वो मिट्टी से लेता है प्लांट। और नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है, प्रोटीन और दूसरे यौगिक बनाने के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। और इसको पौधा किसके रूप में, ज्यादातर प्लांट किसके रूप में लेता है, पादप नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम जैसे जीवाणु है वो हमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल करके देते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ऐसा पोषण है जिसमें जिसमें जो एनिमल है वो डायरेक्टली प्लांट को खाता है या प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस को खाता है, शाकाहारियों को खाता है। यानी कि प्लांट से इनडायरेक्टली, यानी कि प्लांट जो है उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वो है विषमपोषी पोषण। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं विषमपोषी पोषण के। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है बड़ा कि किस प्रकार पौधा जो है या जो विषमपोषी है वो किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता है। एनिमल्स की बात करें, जंतुओं की, तो ज्यादातर वही होते हैं विषमपोषी या फंगस होती है। तो पोषण की विधियां अलग अलग हैं और जीवों के भोजन ग्रहण के तरीके भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हिरण घास खाता है तो उसके पोषण का तरीका नॉर्मल ये होगा, क्योंकि घास क्या है, मूव नहीं करता, अपनी जगह ही रहता है, तो हिरण वहां जाकर के घास को खाएगा। तो पहले प्रकार के जो जंतु हो गए वो हो गए शाकाहारी, जो शाक का आहार बनाते हैं, हर्बीवोरस है, जो घास खाते हैं या जो पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी। दूसरे हो गए, शेर का उदाहरण लें तो शेर क्या है, मांसाहारी है, जो अन्य जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि शाकाहारियों को जो भोजन बनाते हैं। ये विषम पोषण का दूसरा तरीका हुआ, यानी कि मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, आहार मांस का करते हैं। तीसरे होते हैं सर्वाहारी, जो शाक और मांस दोनों खा सकते हैं, हर्बीवोरस। और दूसरा कौन सा बताया मैंने, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। और तीसरा कौन सा, सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस। तो तीन तरीके पोषण के ये हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चौथा तरीका हुआ, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों का पहले विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और फिर उनको अवशोषित करते हैं। जैसे फफूंदी ऐसा ही करती है, यीस्ट ऐसा करती है, मशरूम ऐसा करती है। तो ये आपके हो गए विघटन करने वाले अपघटक, जो विघटन करेंगे किसका, जीवों को या अन्य मृत पदार्थों को भी ये विघटित करके उससे भोजन अवशोषित करते हैं।
तो इनको कहते हैं, जो मृत पदार्थों से अपना भोजन उसको गला सड़ा करके प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मृत उपजीवी, मृतोपजीवी। और कुछ ऐसे हैं जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। प्राणी समभोजी, जो पूरा का पूरा भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, जैसे हम करते हैं, भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं और पाचन शरीर के अंदर करते हैं। उसके अलावा कि किस प्रकार से पोषण होगा, किस प्रकार से पाचन होगा, इसके आधार पर भी कई प्रकार के जीव होंगे। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं, जीवित शरीर पर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। जैसे पादपों में अमरबेल परजीवी है, वो पौधों के शरीर के ऊपर रहती है। ऑर्किड भी छोटा पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करता है। ऐसे ही जंतुओं में किलनी, जूं, लीच, फीताकृमि, प्लाज्मोडियम जो हमारे शरीर में घुस जाता है वो भी। तो ये होते हैं परजीवी, यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर रहने वाले। तो यहां पोषण के, विषम पोषी पोषण के कई तरीके हुए जिनको आप नोट कर सकते हैं। एक हुआ शाकाहारी, एक हुआ मांसाहारी, एक हुआ सर्वाहारी। तीन तरीके ये हो गए कि भोजन का स्रोत क्या है। उसके अलावा भोजन करने का तरीका क्या है। विघटन करके यदि अवशोषित करते हैं तो सिंपली विघटित करते हैं तो अपघटक, वो जीव क्या कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे। और मृत शरीर के ऊपर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं तो क्या होंगे, मृतोपजीवी। अगर भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, पूरा भोजन ग्रहण करते हैं मुख से, तो वो क्या है, प्राणियों की तरह भोजन करने वाले क्या हो गए, प्राणी समभोजी। और एक क्या बताया, परजीवी, जो दूसरों के शरीर पर रहकर, अंदर या बाहर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना होता है। शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है, सर्वाहारी क्या है, अपघटक क्या है, मृतोपजीवी, प्राणी समभोजी और परजीवी। तो इनको आप ध्यान से कर लेंगे। उसके बाद है कि जीव अपना पोषण करते कैसे हैं, जो भोजन शरीर के अंदर गया उसका क्या करते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार की बात करते हैं आप कि भोजन को अवशोषित करने का तरीका। अमीबा में आपने पढ़ा कि अमीबा क्या करता है, अपने शरीर, क्योंकि उसका पर्यावरण के संपर्क में रहता है पूरा शरीर, तो अपने शरीर से कुछ प्रोसेस निकाल करके भोजन को अंदर लेता है। जैसा इस चित्र में दिखाया हुआ है कि अमीबा अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन बनता है कई बार। तो जैसे ही अमीबा के शरीर के पास कोई भोजन का टुकड़ा आता है, अमीबा उसको संसूचित करता है। ये खाद्य कण है, ये पूरा अमीबा है। और अमीबा अपने शरीर की जो झिल्ली है उसको भोजन के चारों तरफ फैला देता है। यानी कि जैसे ये भोजन है, ये झिल्ली थी, तो ये क्या करेगा, भोजन के चारों तरफ, ऐसे भोजन है उसके चारों तरफ अपने शरीर की झिल्ली को ऐसे फैला देगा, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। और ये जो प्रोसेस, ऐसी टाइप की जो ये प्रोसेस बन रही है, इनको कहते हैं पादाब या कूटपाद, सूडोपोडिया। और फिर ये जो पादाब हैं, ये कण के चारों तरफ ग्रो करते करते एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनेगी, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका क्या, एक बुलबुला टाइप बनेगा, एक छोटा सा थैला टाइप बनेगा, छोटी थैली बनेगी जिसमें भोजन भरा होगा, और वो किसके अंदर, अमीबा के अंदर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिका, यानी कि खाद्य रिक्तिका। और इस खाद्य रिक्तिका के अंदर एंजाइम जाएंगे और वो इस खाद्य को पचा देंगे, और पचाने के बाद ये भोजन पूरे कोशिका में विसरित हो जाएगा। यानी कि अमीबा में पोषण का तरीका, पाचन का तरीका क्या है, सबसे पहले खाद्य कण के चारों तरफ सूडोपोडिया फैलेंगे, पादाब फैलेंगे,
उसके बाद भोजन को अंदर लिया जाएगा, खाद्य रिक्तिका बनेगी और उसके बाद वो भोजन पचेगा, एंजाइम पचाएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो विसरित हो जाएगा पूरे शरीर में। तो आपने ये चित्र बनाना होता है और इस प्रक्रिया को समझाना होता है। फिर है, जैसे इसने यहां लिखा, पूरी चीज लिखी है, अमीबा कोशिकीय स्तर से प्रवर्ध बनाता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और बाकी जो पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया अमीबा में भोजन किस प्रकार अंतर्ग्रहण किया जाता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। जो पैरामीशियम है उसमें एक विशेष संरचना होती है, तो कि एक विशेष संरचना से ही भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है पैरामीशियम में। अमीबा में तो सतह से किसी भी जगह से भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। पैरामीशियम में क्या होती है, एक निश्चित आकार होता है और विशेष स्थान से ही भोजन का ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में पोषण, यानी कि हमारे अंदर कैसे पोषण होगा। तो पोषण को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर पाचन तंत्र क्या है, कैसा पाचन तंत्र होता है, क्या क्या उसके अंग होते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे, कल पाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। हमारे शरीर में सबसे पहले पाचन के जो अंग हैं वो हैं मुख। ये मुख के अंदर जो दांत है, जीभ है, वहां जो गुहा है, जो खाली स्थान है, इसको कहते हैं मुख गुहा या मुंह। ये है नासा गुहा, यानी कि नाक से जो सांस लेते हैं वो खाली जगह जहां से हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपना, वो क्या है, नासा गुहा। मुख गुहा ओपन होती है किसमें, एक लंबी पाइप में। ये लंबी पाइप जिसको हम कहते हैं ग्रशिका या इसोफेगस। इसोफेगस के बाद एक छोटा अंग है जे शेप, वो क्या कहलाता है, आमाशय। आमाशय खुलता है छोटी आंत में, आमाशय खुलता है छोटी आंत में, जिसको हम शुद्र आंत्र, शुद्र का मतलब छोटी, आंत्र का मतलब आंत, शुद्रांत्र भी कहते हैं। और शुद्रांत्र भोजन को पहुंचाती है बृहद आंत्र, बड़ी आंत में, जिसको कोलन या बृहदांत्र भी कहते हैं। ये मुख्य हिस्से हो गए पाचन तंत्र के, मुख, ग्रशिका, आमाशय, शुद्रांत्र और बृहदांत्र। उसके बाद गुदाद्वार। कुछ हमारे शरीर में ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। पहली ग्रंथि मुख में लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि। उसके बाद कुछ ग्रंथियां आमाशय में विशेष प्रकार का रस बनाती हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ये पीले रंग का एक रस बनाती है जिसे पित्त रस कहते हैं। ये पित्त रस एक छोटी थैली में संचित होता है जिसे कहते हैं पित्ताशय, जो पित्त का भंडारण करता है, यानी कि पित्त की थैली जिसको आप पढ़ते हैं। इसमें बाइल जूस बनता है, यानी कि पित्त रस बनता है। एक पत्ती जैसी संरचना जो है अग्नाशय। ये जो जे शेप अंग है ऊपर, जे की आकृति का, ये है आमाशय। और जो लीफ जैसी संरचना है, पत्ती जैसी संरचना है, ये क्या है, अग्नाशय। अगर हम इसका 3D मॉडल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं।
ये 3D मॉडल है जिसमें 3D इफेक्ट है हमारे पास। इसमें बहुत सारे अंग दिखाए हुए हैं, जिसमें जो मुख्य अंग यहां से आप देख सकते हो, हमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है तो वो अंग है, ये इसोफेगस है जो लंबी पाइप है। इसको थोड़ा घुमा करके देखा जाए तो यहां ये अमाशय है जो जे शेप अंग है, जिसमें भोजन आकर के ग्रशिका से, इसोफेगस से इसमें कुछ देर के लिए पाचित होगा, रुकेगा। थोड़ा और घुमा के देखा जाए तो ये है छोटी आंत, जिसमें भोजन का अवशोषण होता है और पाचन होता है, संपूर्ण पाचन। छोटी आंत के बाद का जो हिस्सा है, इसका 3D मॉडल देखा जाए तो ये है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, और फिर ये गुदा द्वार। ग्रंथियों की बात करें तो मुख्य ग्रंथि तो नहीं दिखाई हुई। यहां 3D मॉडल में हमारे पास लीवर है, ये लीवर है, यकृत जो भूरे से रंग में, गहरे भूरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इस भूरे रंग के अंग के पास एक छोटा सा आपको हरे रंग की छोटी सी थैली दिख रही है, ये वाली, ये है पित्ताशय जो पित्त को इकट्ठा करेगा। ये मुख्य रूप से मुख्य अंग हो गए पाचन तंत्र के। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें कुछ और अंग भी हैं जिनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ये है हृदय। अगर इसको थोड़ा घुमा के देखें 3D मॉडल को तो ये हृदय, और ये फेफड़े, लंग्स हैं हमारे, जिनके अंदर ब्रोंकियोल्स, कूपिकाएं, श्वसनिकाएं, ये छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। और यहां बात करें तो ये स्प्लीन, प्लीहा, इसके अलावा ये गुर्दे हैं, किडनी, जिनमें से एक पाइप आ रही है और ये पाइप मूत्राशय में ओपन होती है, खुलती है। तो ये मुख्य रूप से 3D संरचना में ये हमारे अंग हो गए जिनकी हम बात करें तो यहां हम मुख्य रूप से पाचन तंत्र की बात करेंगे तो उसके मुख्य अंग कौन कौन से थे? ग्रशिका, मुख गुहा, फिर ग्रशिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वार। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन ही, जिसमें आप 3D मॉडल के द्वारा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया, मृतोपजीवी, परजीवी, उनकी डेफिनेशंस अच्छे से कर लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है या किस प्रकार पचाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।